इसलिए आशी और नताशा को तुरंत ही रेडी करके उन लोगों ने हॉल में बिठा दिया था। फूलों से सजे हुए खूबसूरत आसन पर आशी और नताशा एक दूसरे के बगल में बैठी थी और अब उन्हें मेहंदी लगाई जा रही थी, क्योंकि मेहंदी लगाने में काफी वक्त लगने वाला था। आखिर दुल्हन की मेहंदी है। इस वक्त वह दोनों काफी खूबसूरत लग रही थी। आशी ने इस वक्त येलो कलर की साड़ी पहन रखी थी, जिसमें वह हमेशा की तरह बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी। लास्ट टाइम क्रिश के मना करने पर उसने येलो कलर की साड़ी पहनना बंद ही कर दिया था, लेकिन आज निकिता के ऑफर करने पर उसने यह साड़ी पहन ली थी। आशी ने उसे काफी अच्छे से पिनअप करके अपने कंधे पर सेट कर रखा था और रेड स्लीवलेस ब्लाउज के साथ यह साड़ी उस पर बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। कानों में बड़े बड़े झुमके, माथे पर मांग टीका, खुले कर्ण बाल जिसे उसने बीच मांग कर रखा था, उसमें आशी बहुत ही प्यारी लग रही थी। वह आसन पर बैठी हुई थी और उसके हाथों में मेहंदी लग रही थी। आशी की बगल में नताशा, उसने पर्पल कलर का लहंगा पहन रखा था, जिसमें वह भी काफी खूबसूरत लग रही थी। बालों की खूबसूरत स्टाइलिश चोटी, कानों में झुमके और माथे पर मांग टीका। दोनों एक दूसरे की अगल बगल में बैठी थी और मेहंदी लगाने वाली लड़कियां उनके हाथों पर काफी अच्छी खूबसूरत से मेहंदी लगा रही थी। दोनों ही लड़कियों के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान थी। दोनों ही लड़कियों के ठीक सामने गौरी, याना और कई सारी लड़कियां खुशी से नाच रही थी। नताशा ने मेहंदी और संगीत के लिए काफी अच्छी तैयारी करवाई थी। याना भी इसमें बढ़ चढ़कर भाग ले रही थी। इस सेरेमनी में कोई भी लड़का नहीं था, सिर्फ औरतें आपस में ही मस्ती कर रही थी। नाच, गाना और मेहंदी करते हुए काफी समय लग गया। खाने का टाइम भी हो चुका था। अब निकिता अपने हाथों में खाने की एक थाल लेकर दोनों लड़कियों के बीच में बैठी और उन्हें बड़े प्यार से दोनों को अपने हाथों से खाना खिलाने लगी। तभी ऐना भी अपने हाथों में खाने की थाली लेकर आई और अब वह नताशा को अपने हाथों से खाना खिला रही थी, जिसे निकिता का पूरा ध्यान आशी की तरफ था। यह सब माहौल महसूस कर आशी की आंखों में नमी आने लगी थी। आज उसे अपनी माँ की बहुत याद आ रही थी, लेकिन निकिता पूरी कोशिश कर रही थी आशी को खुशी की याद ना आए। सही मायने में कहा जाए तो निकिता ने नताशा और आशी में कभी फर्क किया ही नहीं था। आशी की आंखों में आंसू देखकर निकिता को उसके आंसू का कारण समझ आ गया था। अब वह उसके आंसू पोंछते हुए उसके सर को अपने कंधे पर टिकाते हुए बोली, रो मत आशी, मैं हूं ना, मैं भी तो तुम्हारी माँ हूँ। तभी ऐना बोली, और मैं भी, मेरी हमेशा यही कोशिश रहेगी कि तुम लोगों को अपनी मॉम की याद ना आए। निकिता और ऐना की बात सुनकर आशी अपने आंसू रोकने की पूरी कोशिश करने लगी। तभी माहौल को लाइट बनाने के लिए गौरी जल्दी से उछलते हुए आशी और नताशा के पास आई और उन दोनों की तरफ देखते हुए बोली, अरे दीदी, आप लोग सिर्फ मेहंदी लगवाओगे क्या? अरे आप लोगों की शादी है और जब तक अपनी शादी में दुल्हन ना नाचे, सब कुछ फीका फीका लगता है। दीदी, कितना अच्छा माहौल है, चलो ना, आप भी हमारे साथ एक डांस करो। और गौरी की बात सुनकर आशी अपनी मेहंदी देखते हुए बोली, क्या हम? नहीं नहीं, हमारी मेहंदी खराब हो जाएगी। तुम ही लोग डांस करो, मैं तो नहीं नाचूंगी, क्योंकि मुझे कल डांस करना है अपने साइको के साथ। कहते हुए आशी के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान थी। क्या, साइको के साथ? अरे वाह दीदी, यह तो और भी अच्छा लगेगा। लेकिन दीदी, जीजा जी के साथ करोगे, वह तो समझ में आता है, लेकिन हमारे साथ भी तो करना पड़ेगा ना। अच्छा, हम लोग एक काम करते हैं, हम में से एक लड़की क्रिश जीजा जी बनेगी और एक लड़की रॉकी भैया, और आप दोनों डांस करते हुए अपनी जितनी भी फ्रस्ट्रेशन हो पूरी निकालना, ठीक है?
दीदी चलो ना, कहते हैं करते हैं, बड़ा मजा आएगा, कहते हुए गौरी जिद करने लगी। और उसके बाद आशी और नताशा को भी अच्छा लगा। अब दोनों ही लड़कियां डांस करने के लिए रेडी हो गई। सबसे पहला आशी का डांस था और याना क्रिश बनी थी। जीन्स टी शर्ट पहनकर, आंखों पर गॉगल्स लगाए, चेहरे पर कोल्ड एक्सप्रेशन। वह सिर्फ स्ट्रेट अपने पैंट की पॉकेट में हाथ डाले खड़ी थी और उसका पूरा एटीट्यूड क्रिश की तरह लग रहा था। यह देखकर आशी बड़ी खुशी से वह जल्दी से उसके आसपास घूमते हुए डांस करने लगी। और गौरी खुद रॉकी बनी थी, एक शर्ट और जीन्स और गले में रॉकस्टार गिटार वाला लॉकेट, आंखों पर गॉगल्स और चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान के साथ हाथों में गिटार। इसका थोड़ा थोड़ा लुक रॉकी की तरह था। अब नताशा ने गौरी के पीछे पोजीशन बना ली। दोनों ही लड़कियां अपने अपने पार्टनर के साथ डांस करने के लिए तैयार थीं। ऐना ने बहुत ही खूबसूरत सा म्यूजिक प्ले कर दिया और उसके साथ ही उन सभी लड़कियों के पीछे कई सारी डांसर डांस करने लगी। बोले चूड़ियां बोले कंगना, आशी सचमुच क्रिश को याद करते हुए और नताशा रॉकी को याद करते हुए डांस कर रही थी। अब दोनों लड़कियों की बेशर्मी भरी एक्ट को देखकर निकिता अपना रोना छोड़कर बगल में से रखा हुआ एक डंडा उठाकर उन दोनों को मारने के लिए दौड़ी। तो दोनों लड़कियां अपनी जान बचाकर इधर-उधर भागने लगी। अब माहौल काफी लाइट हो चुका था। ऐना के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। गौरी और याना भी मुस्कुरा रही थी। दोनों लड़कियां खिलखिलाकर हंसते हुए भाग रही थी। और वहीं दूसरी तरफ डेविडसन विला में समर के दिमाग में अजीब अजीब खुरापाती चल रही थी और वह खुंदस में सभी लोगों को देख रहा था, क्योंकि हॉल में बैठे सभी लोग इस तरह शांत बैठे थे जैसे घर में मातम पसरा हो। किसी के चेहरे पर मुस्कान नहीं थी, क्योंकि उन सभी के चेहरे की मुस्कान तो उनके पार्टनर के साथ जा चुकी थी। लेकिन इस वक्त यहाँ क्रिश और राका मौजूद नहीं थे। रॉकी तो इस तरह बैठा था जैसे नताशा उसके साथ उसके चेहरे की मुस्कान ही ले गई हो। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसके ऊपर किसी ने पहाड़ तोड़ दिया। और अथर्व अपने मोबाइल में गेम खेल रहा था, क्योंकि उसके पास फिलहाल उसके लिए कुछ भी नहीं था। तभी समर उन सब का चेहरा देखते हुए फ्रस्ट्रेट हो गया और अचानक ही चिल्लाते हुए अपनी जगह पर खड़ा हुआ। बस बस बहुत हो गया, कब से देख रहा हूँ आप लोग तो इस तरह बैठे हैं जैसे इंडिया वर्ल्ड कप मैच हार गई हो। मैं मर गया और मुझे कब्रिस्तान ले जाया जा रहा हो। अरे यार, आप लोग समझते क्यों नहीं हो? घर में शादी का माहौल है और हमारे घर को देखकर कौन कहेगा कि इस घर में शादी है, वह भी दो दो शादी। एक वहां लड़कियां हैं जो अब तक मस्ती कर रही होंगी, नाच रही होंगी, गा रही होंगी, और एक आप लोग हैं बोरिंग कहीं के। इससे अच्छा तो मैं लहंगा पहन के उन लड़कियों के साथ ही चला जाता, कम से कम वहां डांस करने को तो मिलता। यहाँ बैठे बैठे तो मैं बोर हो रहा हूँ। और समर की बात सुनकर निक कोल्ड वॉइस में बोला, तो अभी भी कौन सी देर हुई है, अभी भी वक्त है, लहंगा पहनकर निकल जाओ। आई एम श्योर कि आपकी हरकतें देखकर किसी को भी पता नहीं चलेगा कि आप लड़का हैं या लड़की। और निक की बात सुनकर समर ने मुंह बनाते हुए उसे वार्निंग देते हुए कहा, तू चुप कर छोटा ड्रैगन, देख रहा हूँ तुम भी उस बंदरिया के साइको के नक्शे कदम पर चल रहे हो। देखो, मैं तुमसे कह रहा हूँ, एक घर में एक साइको में बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन दो दो नहीं कर पाऊंगा। यार तू बच्चा है, तुझे बच्चों की तरह खेलना चाहिए, मस्ती करनी चाहिए, लेकिन तू तो छोटा पैकेट बड़े धमाके की तरह बजता रहता है। और समर की बात सुनकर निक का मुंह खुला का खुला रह गया। वह समर को घूर कर देखने लगा और तभी अथर्व, जो कि मोबाइल पर गेम खेल रहा था, यूं ही गेम खेलते हुए बोला, अरे समर, तू इतना नाराज क्यों हो रहा है? यार तू क्या चाहता है? हम भी यहाँ मुजरा करें? वहां लड़कियां हैं,
आज उनकी मेहंदी और संगीत है तो वह तो डांस करेगी ही ना। तुम इतने फ्रस्ट्रेट क्यों हो रहे हो? और यह सुनकर समर अपनी कमर पर हाथ रखते हुए बोला, अरे मैं फ्रस्ट्रेट नहीं हूं तो क्या करूं? शादी का माहौल है, क्या क्या सोचा था मैंने भी, खूब मस्ती करूंगा, मजे करूंगा, लेकिन तुम लोग तो इतने बोरिंग हो यार। माना कि हम लोग मुजरा नहीं कर सकते, लेकिन एंजॉय तो कर सकते हैं ना यार। दो दो शादियां हैं घर में, आज यह लड़के सिंगल हैं, कल मिंगल हो जाएंगे, उनके बाद उनकी आजादी खत्म, फिर तो उनके ऊपर उनकी बीवियां राज करेंगी। अब बाबा और रुद्र अंकल को ही देख लो, आंटी के आगे उन लोगों की कुछ चलती ही नहीं। रुद्र अंकल का तो हाल सबसे बुरा है। मैं क्या गलत कह रहा हूँ अंकल? कहते हुए समर रुद्र और राहुल की तरफ देखने लगा तो बेचारे रुद्र और राहुल एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे। उनकी कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं हुई थी और यह देखकर समर उन दोनों का मजाक उड़ाते हुए बोला, यह देखो, बीवियों का इतना खौफ है कि उनके पीछे भी उनकी बुराई नहीं कर सकते। और यही हाल एक दिन रॉकी और हमारे शेर उस ड्रैगन साइको का भी होने वाला है। लेकिन यार, आज तो तुम लोगों के पास आजादी है, कम से कम इसे तो एंजॉय कर लो। प्लीज यार, कुछ करो ना, थोड़ा मस्ती, थोड़ा मजा, भाई पता तो चले कि हम लोग भी एंजॉय कर सकते हैं। और समर की बात सुनकर रुद्र और राहुल एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे। तभी रॉकी और अथर्व कंफ्यूज होते हुए बोले, मतलब तुम कहना क्या चाहते हो? साफ साफ कहो। अरे मैं साफ साफ ही कह रहा हूँ, आज घर में कोई भी लड़कियां नहीं है, सिर्फ हम लड़के हैं, तो इस बात का फायदा उठाते हैं ना यार। तुम लोगों को नहीं लगता कि तुम लोगों को बैचलर पार्टी करनी चाहिए, अपनी आजादी जीनी चाहिए? बैचलर पार्टी, बैचलर पार्टी, बैचलर पार्टी कहते हुए सभी लोग एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे। तभी रुद्र जल्दी से ना में सिर हिलाते हुए बोला, नहीं नहीं, मैं इसमें शामिल नहीं होऊंगा। अगर निकिता को पता चला तो वह तो मुझे घर में ही नहीं घुसने देगी। तुम लोग तो जानते हो ना वह कितनी डेंजर है यार, माफिया से नहीं डरती वह, मेरी तो चटनी बना देगी। और अपनी मॉम से अपने डैड को इतना डरते हुए देखकर अथर जोर जोर से हंसते हुए बोला, हा डैड, आप मॉम से इतना डरते हैं? मुझे देखकर बहुत अच्छा लगा। अरे डरू कैसे नहीं बेटा, तुझे पता नहीं है तेरी मॉम क्या है। लोग हाथ में गन लेकर गोलियां चलाते हैं, वह अपनी बोली से ही गोली चला देती है। मुझे पता है आशिक के डैड एक माफिया थे, लेकिन वह औरत उससे भी टकरा जाती थी। और यहाँ क्रिश, मैंने देखा है राहुल और ऐना भी उसके सामने बोलने से घबराते हैं, लेकिन तेरी मॉम सबको एक ही थाली में रखती है। ना बाबा ना, मुझसे यह नहीं होगा कहते हुए रुद्र मना कर देता है, लेकिन समर कहाँ कम था, वह किसी न किसी तरह करके सभी को मना ही लेता है। अंकल प्लीज मान जाओ ना, किसी को पता नहीं चलेगा, बस छोटी मोटी पार्टी ही तो है, थोड़ा सा शराब और थोड़ा सा स्वाद। अरे कम से कम मुझ पर ही दया कर लो यार, मेरी तो कोई भी पार्टनर नहीं है, थोड़ी सी मस्ती तो मेरी भी बनती है। और फाइनली समर के मनाने पर सभी लोग ना चाहते हुए भी मान गए। ठीक है, लेकिन याद रखना लड़कियों को कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए, वरना हम लोगों की खैर नहीं। अरे नहीं पता चलेगा, मैं तो नहीं बताऊंगा, आप लोग भी मत बताना, कहते हुए समर अचानक ही जोर से चिल्लाया। अब समर की आवाज को सुनकर सभी लोग हैरान रह गए। तभी हॉल के एंट्रेंस से कुछ लड़कियां बैली डांस कॉस्ट्यूम पहनकर अंदर आई। उन्होंने अपने चेहरे पर मास्क लगा रखा था और काफी सेक्सी ड्रेस पहन रखी थी। उन्हें देखकर तो सबकी आंखें हैरानी से फैल गई। अब सब समर की तरफ देखने लगे तो समर अपने चेहरे पर झूठी मूठी मुस्कान लेते हुए बोला, ही सॉरी, मैंने आप लोगों को बताया नहीं, लेकिन मैंने पहले ही इंतजाम कर दिया था, बस आप लोगों के हाँ कहने का इंतजार था, क्योंकि मेरा मानना है
नेक काम में देरी नहीं होनी चाहिए। और समर की इस बात को सुनकर रॉकी अचानक ही चिल्लाते हुए समर की तरफ देखते हुए बोला, नेक काम? अब तू पागल है क्या? यह नेक काम नहीं है, यह मौत है। अगर मॉम, आंटी या किसी भी लड़की को, खास तौर से मेरी नताशा को पता चला तो मेरा तो अभी अभी पैचअप हुआ है, तुरंत ही ब्रेकअप और डाइवोर्स भी हो जाएगा। अरे नहीं नहीं, मैं इसमें शामिल नहीं रहूंगा। मुझे अपनी शादी से पहले ही डाइवोर्स नहीं कराना। अरे कुछ नहीं होगा, तू इतना फट्टू क्यों है यार? चलकर देख रॉकी, किसी को पता नहीं चलेगा, बस थोड़ी देर की मस्ती है यार। कहते हुए समर उसे समझाने की कोशिश कर रहा था, तुम लोग उनकी बातें मत सुनो, तुम डांस करना शुरू करो। और इतना कहकर समर ने पीटर की तरफ इशारा किया तो पीटर ना चाहते हुए भी बेचारा जाकर एक म्यूजिक प्ले कर देता है। अब बैली डांस कॉस्ट्यूम में लड़कियां उन सभी के सामने डांस करने लगी। समर तो बहुत एंजॉय कर रहा था। अथर्व को थोड़ा अजीब लग रहा था, लेकिन फिलहाल उसके पास भी कोई पार्टनर नहीं थी, तो वह भी थोड़ी देर में कंफर्टेबल हो गया। रुद्र और राहुल अपनी उम्र का ख्याल रखते हुए अपनी जगह पर बैठे हुए थे। निक को इन चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था। वह चुपचाप अपने मोबाइल में कुछ काम करने लगा। उसके सामने लड़कियां खूबसूरत और सेक्सी डांस कर रही थी, पर उसे तो किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता था। और रॉकी इन चीजों को एंजॉय तो करना चाहता था, लेकिन न जाने क्यों उसका दिल जोरों से धड़क रहा था, जैसे वह कुछ गलत कर रहा हो। और वहीं दूसरी तरफ सभी लड़कियां अपनी अपनी जगह पर बैठी हुई थी, नाच गाना करते हुए। वह काफी थकी हुई थी। आशी और नताशा के हाथों में पूरी तरह मेहंदी लग गई थी। उनके अब पैरों में मेहंदी लगने वाली थी। लेकिन तभी आशी सभी लोगों की तरफ देखते हुए बोली, अरे हम लोग यहाँ हैं, लेकिन पता नहीं वह लोग घर पर अकेले क्या कर रहे होंगे। गौरी, एक बार फोन करके देखो ना, वह लोग ठीक हैं या नहीं। आशी की बात सुनकर गौरी उसे चिढ़ाते हुए बोली, आपको उन लोगों की चिंता है या जीजू की? मैं सब जानती हूँ दीदी। दीदी, आप जीजू से एक मिनट भी दूर नहीं रहना चाहते। यह सुनकर हाशी शर्मा गई। तभी निकिता गौरी को समझाते हुए बोली, गौरी क्यों चिढ़ा रही हो बेचारी को? उसे शायद क्रिश की खैर खबर लेनी होगी। एक बार कॉल करके देखो, वहाँ सब लोग ठीक तो है ना? अब निकिता की बात मानकर गौरी ने रॉकी को कॉल किया, पर उसने कॉल नहीं उठाया, क्योंकि तेज म्यूजिक में किसी को भी मोबाइल की रिंग सुनाई नहीं दे रही थी। समर ने सबका मोबाइल लेकर साइड टेबल पर जो रख दिया था। सभी लोगों को फोन करते हुए जब फोन नहीं लगा तो गौरी थोड़ा परेशान होते हुए बोली, आंटी पता नहीं क्यों, लेकिन वहां कोई भी फोन नहीं उठा रहा। सब ठीक तो होगा ना? और गौरी की बात सुनकर सब लोग थोड़े परेशान होने लगे। तभी आशी ने गौरी को पीटर को कॉल करने के लिए कहा। आशी की बात मानकर गौरी ने पीटर को कॉल किया। पीटर ने तुरंत ही कॉल रिसीव भी किया और आशी ने फोन स्पीकर पर रखवाकर पीटर को ऑर्डर देते हुए कहा, हेलो पीटर, क्वीन बोल रही हूँ। किंग और बाकी लोग कहाँ हैं? कोई कॉल क्यों नहीं उठा रहा? सब ठीक तो है ना? आशी के सवाल पूछने पर पीटर थोड़ा घबरा गया, क्योंकि घर में चल रहा है वह इसकी चुगली किसी से कर नहीं सकता था। वह अभी बहाना बनाने की सोच ही रहा था। तभी आशी को अचानक ही म्यूजिक की तेज बीट अपने कानों में सुनाई दी और उसने पीटर से पूछा, इतना तेज म्यूजिक क्यों बज रहा है? सभी लोग डांस कर रहे हैं क्या? जी क्वीन, कहते हुए पीटर का गला सूख रहा था। और पीटर की इस बात को सुनकर सभी लड़कियां एक्साइटेड होते हुए बोली, अरे वाह डांस, वह भी लड़के। पीटर हमें भी दिखाओ ना, हम भी देखना चाहते हैं वह कैसा डांस कर रहे हैं। एक काम करो, मोबाइल का कैमरा ऑन करो और हमें दिखाओ। अब पीटर बेचारा बहुत मुश्किल में फंस गया था। वह मना भी नहीं कर सकता था और अपने मालिक को पकड़ते हुए भी नहीं देख सकता था।
लेकिन ना चाहते हुए भी उसे सामने का नजारा दिखाना पड़ा, जो देखने के बाद सभी लड़कियों की आंखें फैल गई और अब सभी चीखती हुई अपनी जगह से खड़ी हुई, कहते हुए सभी लड़कियां चिल्लाते हुए अपने अपने पार्टनर का नाम लेती है और अब सभी का खून खौल रहा था। तुम लोगों ने यह बहुत बुरा किया, हमारे हटते ही बाल डांसर को घर में बुला लिया और वह भी इतने गंदे गंदे ड्रेस पहनकर उनके साथ डांस कर रहे हो। तुम्हें तो हम छोड़ेंगे नहीं। आजादी का बहुत अच्छा फायदा उठा रहे हो। आज तुम लोगों की चटनी ना बना दी तो हम भी तुम लोगों की बीवियां नहीं। चलो गर्ल्स, इन लड़कों की आज सारी हेकड़ी निकालते हैं। कहते हुए सभी लड़कियां वहां से निकलने लगी और तभी मेहंदी आर्टिस्ट लड़कियों की तरफ देखते हुए बोली, अरे लेकिन आप लोगों की मेहंदी, अरे मेहंदी गई तेल लेने, पहले तो हम दूसरों का तेल निकाल कर आते हैं। कहते हुए निकिता गुस्से में किचन में रखा हुआ बेलन उठा लेती है और ऐना फ्राई पैन। आशी गुस्से में करची उठाने वाली थी, तभी उसे अपने हाथों में मेहंदी का ख्याल आया और अब वह हाथ पीछे करते हुए वहां से निकल गई, क्योंकि वह अपनी मेहंदी खराब नहीं कर सकती थी। आज नताशा को भी रॉकी पर बहुत गुस्सा आ रहा था और न जाने क्यों राका का सोचकर आज याना को भी बुरा लग रहा था, जबकि वीडियो में क्रिश और राका नजर नहीं आ रहे थे। और वहीं दूसरी तरफ डेविडसन फार्म हाउस में अभी भी बैले डांसर बहुत ही अच्छे से डांस परफॉर्म कर रही थी। उनके आसपास अथर्व और समर डांस कर रहे थे। रॉकी को भी वह लोग अपने साथ जबरदस्ती नचा रहे थे। रुद्र अपनी जगह पर बैठे बैठे ठुमक रहा था, लेकिन राहुल अपना सर सोफे पर किए हुए बैठा था। वह भी ज्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहा था और तभी अचानक ही हॉल में क्रिश और राका एंटर करते हैं। सामने का नजारा देखकर क्रिश और राका पूरी तरह हैरान थे और अचानक ही क्रिश की दहाड़ती हुई आवाज हॉल में गूंज गई। क्या हो रहा है यहाँ? क्रिश की गरजती हुई आवाज सुनकर अचानक ही डांसर रुक चुकी थी और आसपास बैठे सभी लोगों की सांस अटक गई थी। तभी समर आगे आते हुए क्रिश को अपनी बात रखने की कोशिश करता है, लेकिन बेचारा कुछ बोल ही नहीं पाया। वह क्रिश का ठंडा ऑरा देखकर ही घबरा रहा था। अब इससे पहले कि क्रिश गुस्से में कुछ भी कहता, तभी राहुल अपनी जगह से खड़े होकर क्रिश को समझाते हुए बोला, रहने दो बेटा, बच्चे थोड़ा एंजॉय करना चाहते थे। समर की जिद पर हो रहा है। थोड़ी ही देर में यह लोग चले जाएंगे। यह नजारा देखकर क्रिश को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन फिलहाल उसने राहुल की बात की इज्जत रखते हुए कुछ भी नहीं कहा और चुपचाप वहां से अपने कमरे की तरफ चला गया। राका भी क्रिश के पीछे पीछे जाने को हुआ। तभी तभी समर राका को भी अपने पीछे खींच लेता है। अरे तू कहाँ जा रहा है यार, तू भी तो मेरे साथ मस्ती कर ले, तू भी तो सिंगल है, देख यह मौका बार बार नहीं मिलेगा। और तभी मैक्स भी वहां आ चुका था किसी काम से। अब सभी लड़के हॉल में इकट्ठा हो चुके थे। बैली डांसर डांस करते हुए सभी लड़कों को विस्की और रम पेश कर रही थी। कुछ देर के डांस के बाद रॉकी अपनी जगह पर जाकर बैठ गया। सभी अपने मस्ती में गुम थे, इस बात से अनजान कि उनकी तरफ एक बहुत बड़ा खतरा बढ़ रहा है। तभी पीटर भी पूरी तरह पसीने से लथपथ परेशानी से इधर उधर घूम रहा था। वह उन लोगों को सब बताना चाहता था, लेकिन आशी ने उसे खास वार्निंग देते हुए कहा था कि अगर उसने किसी को भी बताया तो आशी उसे भूखे शेर के आगे डलवा देगी। पीटर आशी की धमकी से डर गया था, क्योंकि वह क्वीन थी, अगर चाहे तो ऐसा कर सकती थी। अब पीटर को अपनी जान का डर था, इसलिए बेचारा चुपचाप वहां से निकल गया। और वहीं क्रिश अपने कमरे में आकर आशी को कॉल कर रहा था, क्योंकि आज उसका भी आशी के बिना दिल नहीं लग रहा था। लेकिन कई कॉल करने के बाद आशी का कॉल रिसीव नहीं हुआ, शायद उसका फोन वाइब्रेशन पर था।
अब क्रिश फ्रस्ट्रेट हो रहा था। उसने दांत पीसते हुए अपने आप से कहा, इडियट, फायरफ्लाई मुझसे कह रही थी और अब मेरी कॉल भी नहीं उठा रही। आने दो फायरफ्लाई, तुम्हें तो मैं बताऊंगा। कहकर क्रिश गुस्से से बेड पर लेट गया। अब वह सोने की कोशिश कर रहा था क्योंकि शाम के लगभग 5 बज चुके थे। वह काफी थका हुआ था क्योंकि कल की रात वह सो ही नहीं पाया। आशिक को खुद से दूर जाने के ख्याल से ही उसकी नींद उड़ चुकी थी और आज आशिक के बिना उसे नींद नहीं आ रही थी। क्रिश की यही प्रॉब्लम थी, उसे आशिक के अलावा नींद नहीं आती थी। नीचे हॉल में लाउड म्यूजिक प्ले हो रहा था, लेकिन क्रिश का कमरा साउंड प्रूफ था, इसलिए उसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन कुछ देर बाद अचानक ही उसे एक कॉल आई कि उसने शादी से रिलेटेड कुछ सामान मंगवाया है, उसकी डिलीवरी आ चुकी है। यह कॉल आते ही क्रिश ने राका को इस बारे में इन्फॉर्म करने के लिए कॉल किया, लेकिन लाउड म्यूजिक के कारण राका ने भी कॉल रिसीव नहीं की और फाइनली गुस्से में आकर क्रिश को भी नीचे आना पड़ा। वह अपने चेहरे पर ठंडा ऑरा लिए तेज कदमों के साथ नीचे हॉल में आया तो राका को सबके साथ डांस करते हुए देखा, जो देखकर उसके हाथों की मुट्ठियां कस गईं और वह दांत पीसने लगा। वह गुस्से से राका के पास गया, जहां समर, अथर्व और कई सारी लड़कियां पहले ही उन लोगों को घेर कर डांस कर रही थी। अब क्रिश जैसे ही राका को कुछ कहने वाला था, तभी अचानक ही हॉल में कुछ लड़कियों की चीखने की आवाज आई, बंद करो यह सब। और इस आवाज को सुनते ही सभी लड़कों का ध्यान दरवाजे की तरफ गया और सामने का नजारा देखकर सभी की आंखें फैल गईं, क्योंकि सभी की पार्टनर अपने अपने हाथों में फ्राई पैन, बेलन, डंडा और आशी अपनी आंखों में मोटे मोटे आंसू लेकर उन्हीं लोगों को देख रही थी। अचानक सभी लड़कियों को यहाँ देखकर सभी लड़कों की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। रुद्र के तो पसीने ही छूटने लगे। राहुल भी अपना सलाइवा घूटने लगा। गौरी जल्दी से दौड़कर म्यूजिक सिस्टम बंद कर देती है। नताशा लंबी लंबी सांस लेकर गुस्से से रॉकी को देख रही थी, तो रॉकी को भी पसीने छूट रहे थे, उसके हाथ पैर कांप रहे थे। और तभी क्रिश की नजर सामने आशी की तरफ गई, तो आशी अपना सबसे बड़ा हथियार यानी कि आंखों में मोटे मोटे आंसू लेकर अपने होठ बाहर की तरफ निकालते हुए क्रिश को रोते हुए देख रही थी। उसके देखने का ही अंदाज कुछ ऐसा था जैसे वह क्रिश से शिकायत कर रही हो कि तुमने मुझे इसलिए भेजा था ताकि तुम यहाँ मस्ती कर सको। आशी की आंखों में एक अलग ही दर्द था, जैसे क्रिश ने उसे धोखा दिया हो। इस वक्त वह बहुत ही मासूम लग रही थी, जैसे किसी ने एक छोटे से बच्चे को फुटपाथ पर फेंक दिया हो और क्रिश उसे अपनी नीली नजरों से बिना किसी एक्सप्रेशन के देख रहा था। लेकिन न जाने क्यों आशी की आंखों में इस तरह आंसू देखकर उसे अपने अंदर बहुत अजीब और तकलीफ सी महसूस होने लगी थी। तो दोस्तों, आखिर क्या होने वाला है आगे की कहानी में, जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ हमारे चैनल डीएल हिंदी स्टोरी पर। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।